नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरविंदर सिंह वासन जी, जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर हैं। कई सारे फंड्स जो इस फंड हाउस के हैं, डेट फंड्स की कैटेगरीज में उनको चलाते हैं। वासन जी, आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि किस तरह का एक नज़रिया इस साल डेट फंड्स का रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये साल जो है वो डेट फंड्स का साल साबित हो सकता है, क्योंकि डेट फंड्स में ज़्यादा मतलब रीसेंट पास्ट में जो हमें रिटर्न्स देखने को मिले हैं उससे बेहतर रिटर्न इस साल देखने को मिलेंगे, और उसके कंपैरिजन में शायद हमें दूसरे एसेट क्लासेस में शायद उतनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज न दिखें। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जब हम डेट फंड की बात करते हैं हम हमेशा उस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि वेदर डेट फंड्स आर एटलीस्ट एबल टू जनरेट रियल रिटर्न्स विच आर पॉजिटिव रियल रिटर्न। मेरा कहने का मतलब यह है कि रियल रिटर्न हम ये कंपेयर करके बताते हैं कि इफ हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न फ्रॉम अ डेट फंड पोटेंशियली is at least beating inflation or not. इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस एट ऑल टू स्टे इन्वेस्टेड इन एनी डेट प्रोडक्ट। ड्यूरिंग कोविड के दौरान 2020 में जब अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक एनवायरनमेंट था ग्लोबली और इंडिया में, उस समय सेंट्रल बैंक्स ने ग्रोथ की तरफ फोकस करना शुरू किया था। एंड उस दौरान रेट काफ़ी सारे रेट्स कट करके एब्सोल्यूट लेवल जो था डेट मार्केट का जहाँ पे ट्रेड हो रहा था वो बहुत ही लो लेवल पे ट्रेड हो रहे थे। हालांकि उस दौरान इन्फ्लेशन जो था वो करीबन 60 से 8% के बीच में इन्फ्लेशन नंबर्स प्रिंट हो रहे थे। उसका ये इंटरप्रिटेशन था, ड्यूरिंग दोस इयर्स द डेट प्रोडक्ट वर नॉट ऑफरिंग इनफ रिटर्न विच विल गिव यू पॉजिटिव रियल रेट ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। अब जब हम 2023 में ये डिस्कशन कर रहे हैं, हमने देखा है कि कोविड के बाद सीरीज ऑफ रेट हाइक सेंट्रल बैंक्स ने ग्लोबली एज वेल एज इन इंडिया रेट हाइक्स की हैं, जिस वजह से the absolute rate at which debt products trade हो रहे हैं, they are now having the potential to generate return which will be throwing up some real returns over and above inflation. जब हम डेट की बात करते हैं, we should also keep in mind that the near-term returns or the near-term visibility is one thing, but one should look at from at least 3-year plus perspective because it's a fixed income product wherein you want principal to be protected and you want इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद 3 साल में जो रेगुलेटरी एडवांटेज है जहाँ पे इनकम टैक्स का इंडेक्सेशन बेनिफिट आता है, उसके बाद जो विजिबिलिटी है रिटर्न पोटेंशियल की, that depends upon where is the interest rate cycle at the time of investment and अगले 3 सालों में क्या दिखता है। जब हम वो फैक्टर करते हैं, then we feel that ना कि इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न की पोटेंशियल आ रही है, प्रोबेबिलिटी है, but on an absolute basis also apart from the accrual of the fund, potential gains also through capital gains are probable. So it will not be a जी monotonous sequential returns, but there is good potential to be. जी, तो वासन साहब, अभी इस साल, और जैसा आपने कहा कि आपको 3 साल का भी नज़रिया ध्यान में रखना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से आप बताना चाहें, अभी आपको डेट फंड्स में किस तरह की मार्केट सिनेरियो दिख रही है, चीज़ें कैसे पैन आउट होंगी आगे?
In the near future, inflation remains the priority for central banks. See, central banks नॉर्मली इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं ग्लोबली, ऑल्सो इन आवर कंट्री। पिछले 9 महीनों में, 9 से 10 महीनों में इन्फ्लेशन वाज द ओनली प्रायोरिटी, एंड उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंकों ने रेट हाइक्स की। यहाँ से जब हम आगे देखते हैं, देयर इज still a potential of few more rate hikes to be conducted by Reserve Bank of India. Uh, that is mainly because globally, especially in America, also in Europe, the central banks are continuing to increase rate hike, and inflation, while वो गिरता हुआ दिख रहा है, it is still not coming down to that extent where central banks will be comfortable. काफ़ी कुछ also matter करता है, the global central bank rate action also matter on our currency position. तो सेंट्रल बैंक्स को ये सब ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक will always sound cautious. They are not likely to sound very dovish in the near future. However, given all this, bond yields जो मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, उसमें काफ़ी कुछ ये माहौल फैक्टर किया हुआ है। डोमेस्टिक पैरामीटर्स के बुनियाद पे बॉन्ड यील्ड्स जो हैं ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स को प्राइस इन किए हुए हैं, एंड एब्सोल्यूट लेवल ऑफ द बॉन्ड यील्ड्स हैव बिकम वेरी अट्रैक्टिव एज ऑफ नाउ। सो वोलेटिलिटी रहेगी नियर टर्म टिल अबाउट से middle part of this year, range bound trade with incremental cues, जहाँ पे 20 से 25 बेसिस पॉइंट का रेंज के बैंडविड्थ में मार्केट ट्रेड होगा। बट जैसा मैंने कहा, इफ वन टेक्स स्लाइटली लॉन्गेस्ट व्यू, एंड जब हम देखते हैं कि कहाँ पे एब्सोल्यूट लेवल थे 2020-2021 में, and where we are today in 2023, and when we look at them from a 3-year plus perspective, these are good levels to start investing from a fixed income allocation perspective. जी, तो वासन साहब, अभी अगर यहाँ से 2-3 साल के नज़रिए से पैसा लगाना है, तो पहली चीज़ ये कि क्या लमसम तरीके से लगा देना चाहिए कि यहाँ से चीज़ें आपको कुछ रेट हाइक्स और होती हुई दिख रही हैं, उनको एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पे लमसम लगाना चाहिए, या स्टैगर्ड तरीके से कि अगर आपको मान लिया, एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो आप यहाँ से उसको 12 महीने में 1-1 लाख रुपए तोड़ दें, या हर क्वार्टर में आप उसे 2.5 लाख रुपए करके तोड़ दें, या पूरा इकट्ठा 10 लाख रुपए अभी एक साथ लगा देना ठीक रहेगा? एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन आधे में मिस किया, बट मेनली आप कह रहे हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए या स्टैगर किया जाना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? एग्जैक्टली, जी। सो सी दी प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट तरीका है हमेशा टू एवरेज आउट योर इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नोबडी नोज where is the peak of interest rate cycle, and one should not time based on interest rate peaking out this quarter or next quarter, because nobody knows it. Ideal investment is done based on asset allocation. अगर किसी इन्वेस्टर को फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए, टैक्सेशन ब्रैकेट को फैक्टर किए हुए, he should start investing. Now, a large part of investment can be done immediately, but because जैसे मैंने कहा near term volatility रहेंगी, one should have enough surplus to be invested over next 2 or 3 quarters as well, based upon the cash flow of the investor, so that
आपके जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हैं, जो 3 ईयर प्लस जो हम कह रहे हैं, वो भी बेस्ड अपॉन योर beginning date of investment will end up on a different days going forward, which will be helpful in your uh, overall cash requirement also, and also will average out your point of investment. Yeah. जी। तो वासन साहब, एसेट एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि आपके अलग अलग एसेट क्लासेस में जो डेट का हिस्सा, उसका जो प्रोपोर्शन रहना चाहिए, वो क्या अभी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ा करके रखने का समय है, आगे उसको और थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए? क्या डेट की तरफ अभी अट्रैक्शन ज़्यादा रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? See, मैं हमेशा से थोड़ा सा ओल्ड स्कूल थॉट्स का माइंडसेट से मेरी सोच है. Instead of timing various asset classes, or instead of timing the market, one should go by your own no uh, dynamics, like your family structure, the earning members, the cash flow visibility, fixed investment, fixed business income, या salary income, the age of the person who is investing in this, the goals in mind, whether it is family, medical expenses, travel, children, education, retirement income. Keeping all that, जब आपका एक नंबर आता है या आपका एक रेंज आता है, दैट आई वुड वांट टू कीप 100 में से 60% फिक्स इनकम में, 40% इक्विटी में, जब वो रेंज आपको पता चल जाता है, देन ईच इन्वेस्टर शुड stick to that asset allocation plan and consistently go through various cycles through that asset allocation plan. Because by timing the market, it becomes no, it's very difficult to know which way the market goes. जी, ये बात सही है आपकी बात कि बिल्कुल fixed सही है income वासन। returns from here onward look better than what they used आपकी to बात be earlier. आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक अपना असेसमेंट एज के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना है, और उसके हिसाब से जो एसेट एलोकेशन बनता है उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन साथ में एक अप्रोच रहती है अपने पोर्टफोलियो को संभालने की, वो है डायनामिक अप्रोच। आप खुद भी एक डायनामिक फंड मैनेज करते हैं, वो ऑफ कोर्स डेट साइड में डायनामिक फंड है। तो आप अलग अलग डेट कैटेगरीज या किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट में रहना है, वहाँ पर आप डायनेमिक तरीके से उस फंड को मैनेज करते हैं। तो वैसे ही पूरे पोर्टफोलियो में भी एक नज़रिया होता है कि आप डायनेमिक तरीके से उसको मैनेज करते रहिए। तो उस नज़रिए से मैं पूछ रहा था कि अभी अपने पोर्टफोलियो में किसी को रीबैलेंसिंग करनी हो तो क्या डेट को बढ़ाने का टाइम है, और दूसरे डेट के अंदर भी किस तरह से रीबैलेंसिंग इस समय, और यहाँ से जो आपका साल 2 साल 3 साल का नज़रिया है उसको ध्यान में रख के डेट के अंदर भी किस तरह की रीबैलेंसिंग करनी है? सी देखिए, दो क्वेश्चन है इसमें. पहले क्वेश्चन में वेदर डेट इज लुकिंग more attractive, it is looking more attractive, not really compared to any other asset class, but compared to his own past history. तो पिछले 2-3 सालों में जो डेट के प्रोस्पेक्ट दिख रहे थे, उससे मच बेटर दिख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 3 years, especially looking at inflation and the current interest rate environment जहाँ पे हम लोग हैं. So it is looking very attractive. Within the that the various products which are available, especially in the mutual fund setup, each of those products are suitable for specific investment horizon of the investors. Um, Starting from say liquid and money market oriented funds like a low duration fund up to 1 year of investment horizon, those are the right product to be invested in. Anything beyond can be looked to be invested in any good quality, majority AAA, invested short duration kind of a product which runs maturity between 1 to 3 years. Um, Slightly longish view one can take with a up to 5 year of investment horizon, or rather 3 year plus investment horizon. You can select a product like a corporate bond fund, or a well-run dynamic bond fund, which can not only give you good accruals up to 5 year part of the curve at this stage, but also potentially extra capital gain
when the interest rate cycle start reversing in some time, in next 3 year or so, when the interest rate have peaked out and they start coming down, उस समय actively manage a fund with majority exposure in up to 5 years with some extra duration to capture capital gain would be a good option to be invested in. So based upon the investment horizon, various products are available. They are all likely to provide good return. Uh, Only thing is one should go through the volatility, show enough patience, and stay there to generate that return. जी। और यहाँ पे थोड़ा-सा इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने टाइम होराइज़न के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरीज़ के बारे में बताया कि कौन-सी कैटेगरी किस टाइम होराइज़न के लिए सही रहेगी। लेकिन साथ में इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल भी जोड़ता है। तो मोटे तौर पे अगर हम 3 कैटेगरीज़ ले लें कि एक वो इन्वेस्टर जो बिल्कुल ही रिस्क अवर्स है, बिल्कुल ज़्यादा जो बाज़ार में उतार-चढ़ाव होता है उसका जोखिम नहीं लेना चाहता है, एक उस तरह का इन्वेस्टर है। दूसरा जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है, और तीसरा वो जो ऑफ कोर्स इक्विटी जितना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अगर इक्विटी जितना ही रिस्क लेना हो तो वो डेट में क्यों पैसा लगाएगा, फिर इक्विटी में ही लगाएगा। लेकिन इक्विटी से कम रिस्क लेते हुए भी थोड़ा-सा रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये 3 कैटेगरीज़ के इन्वेस्टर्स अगर हैं आपके सामने, तो आप उनको इस समय अभी जो मार्केट पर्सपेक्टिव दिख रहा है, उसमें आप कौन-सी कैटेगरीज़ के फंड में पैसा लगाने के लिए कहेंगे? सी अगेन बिल्कुल ही रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए तो आपको दो टाइप के रिस्क ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में होते हैं. वन इज ड्यूरेशन रिस्क विच इज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड द अदर रिस्क इज क्रेडिट रिस्क. मेरा ये मानना है कि क्रेडिट रिस्क का समय जब एनवायरनमेंट बेटर होगा उस समय देयर कैन बी अ प्ले. But as of now, because the AAA curve and the sovereign curve has become so attractive that uh, uh, the there is no reason to go towards any credit product as of now. But on the interest rate risk again, based upon the maturity of the each product, द रिस्क वेरीज. तो एकदम रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं उनको तो फिर मनी मार्केट फंड में या लिक्विड फंड में ही रहने की राय दी जाएगी, बिकॉज उसमें कुछ भी वोलाटिलिटी नहीं होती. बट दैट कैन ओनली बी अ प्रोडक्ट विच कैन सफाइस योर नियर टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, जिसको हम कहते हैं कि आपके घर का 6 महीने से 18 महीने का जो खर्चा है, अगर आपको उतना सरप्लस रखना है तो वो आप लिक्विड फंड या वैसे प्रोडक्ट्स में आप पार्क करके रख सकते हैं. फॉर कोर अलोकेशन वेर इन आप जैसे बैंक में जाते हैं, कुछ पैसा आप एफडी कर देते हैं और कुछ पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं. तो जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में होता है उस वो काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप ओवरनाइट या लिक्विड फंड को आप कंपेयर कर सकते हैं. और जिस पैसे से आप एफडी करके रखते हैं वो जो पैसा है कैन कम इन एनी प्रोडक्ट विच रन बिटवीन 2 year to 5 year काइंड ऑफ मेच्योरिटी विच इज शॉर्ट ड्यूरेशन से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. इसमें वोलेटिलिटी होती है, मार्क टू मार्केट मूवमेंट की होती है, बट अगर वो ट्रिपल ए रेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, बट कम होता है, बट इंटरेस्ट रेट वोलेटिलिटी रहती है. बट अगर इन्वेस्टर 3 साल प्लस के होराइजन में अगर वहाँ पे आता है देन उस वोलेटिलिटी से उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द 3 year प्लस पीरियड एक अट्रैक्टिव रिटर्न पोटेंशियल उसमें जनरेट हो सकता है. थोड़ा सा हाई रिस्क पोर्टफोलियो जो कि इंटरेस्ट रेट रिवर्सल साइकिल पे ज़्यादा बेट करेंगे, अगर इन्वेस्टर उस तरह का रिटर्न देखना चाहते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिटर्न फिक्स इनकम अलोकेशन, then he can be advised to come in a long duration or a dynamic bond fund kind of a category, wherein the duration can be managed by the fund managers based upon the interest rate view, and extra capital gain potential can be generated over a period of time. जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे वासन साहब, जो आप फंड्स मैनेज कर रहे हैं अपने फंड हाउस में, उनमें किस तरह से अपने पोर्टफोलियो के अंदर शिफ्टिंग या चर्निंग कर रहे हैं, या किस तरह की स्ट्रैटेजी लेकर के उनमें चल रहे हैं आप, जो अलग-अलग कैटेगरीज के फंड आप मैनेज कर रहे हैं? तो अक्रॉस आवर प्रोडक्ट्स हम लोग जो हैं मेनली इंटरेस्ट रेट कॉल लेते हैं, एक्टिव कॉल्स लेते हैं, बट हम लोग डेली ट्रेड नहीं कर रहे. वी आर टेकिंग स्लाइटली नियर टू मीडियम टर्म व्यूज एंड running the duration of our products accordingly.
हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग ड्यूरेशन मैंडेट है, जो कि सेबी डिफाइंड ड्यूरेशन मैंडेट है. Within that mandate, we are running a very conservative and liquid portfolio as of now, because हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा इन द नियर फ्यूचर, ग्लोबली ऑल्सो एंड डोमेस्टिकली ऑल्सो, and therefore we are keeping enough liquidity and remaining very nimble footed to change the duration of the respective portfolio based upon the view going forward. We are running very high quality portfolio, एकदम largely AAA and sovereign securities portfolio से हम चला रहे हैं. The absolute yields of the portfolio, as I said, have become very attractive given where the market rates are. We are tracking macros very closely, globally as well as domestic environment, and slowly and steadily we feel there will be an opportunity going forward. हर प्रोडक्ट का जो ड्यूरेशन रेंज है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की संभावना आएगी. देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज ड्यूरेशन. एज ऑफ नाउ हम लोग केवल काफ़ी न्यूट्रल से ड्यूरेशन पोजीशन लेके चल रहे हैं. पिछला पूरा साल वी वर रनिंग वेरी डिफेंसिव. Full 2022 we were running the lower side of the duration range. In this year we've come closer to the neutral level, and at some stage उसको बढ़ाएंगे, but mainly through good quality high credit portfolio. जी, गुरविंदर सिंह वासन जी, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा करते हैं कि जल्दी ही आपसे फिर बात होगी. नमस्कार. Thank you for the opportunity, Rajiv ji. I'm glad I could answer your question. Thank you. नमस्कार.